आज का टॉपिक है सेल डेथ। सेल डेथ का जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो सेल डेथ में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एपोप्टोसिस आती है एक, और एक नेक्रोसिस आती है। अब इनमें क्या डिफरेंस है कि एपोप्टोसिस जो है वो आपके पास प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उसको आप लोग नेचुरल भी कह सकते हैं और सेल सुसाइड भी कह सकते हैं। जबकि नेक्रोसिस जो होती है ना, ये एक सडन डेथ आप कह लें, सडन सेल डेथ होती है। ये प्रोग्राम नहीं होती, ये अनप्रोग्राम होती है। अच्छा, तो जो सेल डेथ होती है उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि हमने ये देखा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस का लॉस है ना, उसमें 3 प्रोसेसेस हुए। एक तो पिग्नोसिस था, एक कैरियोरेक्सिस था और एक कैरियोलाइसिस था। पिग्नोसिस में हमारा जो न्यूक्लियस था वो डेंस और श्रिंक हो रहा था। कैरियोरेक्सिस के अंदर जो है वो डेंस और श्रिंक जो न्यूक्लियस था, पिग्नोटिक न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। कैरियोलाइसिस में जो है वो डायरेक्टली उसकी न्यूक्लियस की लाइसिस हो रही थी। अच्छा, अब एपोप्टोसिस को पहले डिस्कस करेंगे। उसमें बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम नेचुरल सेल डेथ जो होती है, जो कि जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है, और सेल सुसाइड भी कहते हैं आप एपोप्टोसिस को। सिग्निफिकेंस क्या है कि उससे जो है वो एपोप्टोसिस जो होती है वो मेंटेन करती है आपकी सेलुलर होम्योस्टेसिस को, और दूसरा जो है वो रिमूव करती है डैमेज सेल्स को। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ CNS की डेवलपमेंट में। उसके बाद जो 50% न्यूरॉन्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस ड्यूरिंग द साइनेप्स बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द रिमूवल ऑफ द ऑटो एग्रेसिव जो T सेल्स होते हैं ना, उनकी क्या होती है, उनको रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। अगर उनको रिमूव ना किया जाए तो वो क्या करते हैं, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कॉज करते हैं। अपने ही जो इम्यून सिस्टम के होगा ना, उसको जो है वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज करेंगे। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास रिमूवल होता है वेब ऑफ द टिश्यूज़ बिटवीन द फिंगर्स एंड द टोज़ ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। जब होती है तो फिंगर्स और टोज़ के दरमियान में जो वेब ऑफ टिश्यूज़ होते हैं ना, यहाँ पर से इस तरह जुड़ी हुई होती है, तो फिर वो रिमूव हो जाती है यहाँ से, और वो सेपरेट कर देती हैं फिंगर्स को या फिर टोज़ को। उसके बाद रिग्रेशन हो जाती है आपके डक्ट सिस्टम की। रिग्रेशन भी जो है वो एपोप्टोसिस के ज़रिए से होती है, जिससे सेक्स डिफ्रेंसिएशन होती है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ के अंदर। उसके बाद मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म में हम लोग जो है वो 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, और एक नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं। पॉजिटिव सिग्नल्स जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं? पॉजिटिव सिग्नल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि सेल आपका जो है वो सर्वाइव करे। अगर पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, एपोप्टोसिस होगी, सेल डेथ की तरफ चला जाएगा। और पॉजिटिव सिग्नल्स जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं दूसरे सेल्स भी बनाते हैं और केमिकल स्टिमुलेंट्स। अब वो जो है लाइक न्यूरॉन्स के ऊपर न्यूरॉन्स को कौन स्टिमुलेट करता है, नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है वो स्टिमुलेट करेगा। पॉजिटिव फैक्टर होगा तो नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो स्टिमुलेट होंगे, इन रिटर्न न्यूरॉन्स वो होंगे। अगर नहीं होगा पॉजिटिव सिग्नल तो क्या होगा कि न्यूरॉन की जो है वो डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इंटरल्यूकिन्स जो है वो लिम्फोसाइट को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। अगर जो है वो पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं होंगे, इंटरल्यूकिन स्टिमुलेट नहीं होंगे, इन रिटर्न लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, उनकी जो है वो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी लिम्फोसाइट्स की। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है वो नेगेटिव सिग्नल्स में क्या होता है। नेगेटिव सिग्नल्स में हम कहते हैं कि हमारे पास इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो हो सकता है। अब नेगेटिव सिग्नल्स में जो है वो काफ़ी सारे इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक हमारे पास नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस हो सकता है, सेलुलर स्ट्रेस हो सकता है, DNA डैमेज हो सकता है। ये सारी हमारे पास क्या है, इंटरनल स्टिमुलाई है। और इंक्रीज़ इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेंट। अगर हम एक्सटर्नल देखें तो एक्सटर्नल में एक्सपोजर टू कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हो सकती हैं, UV रेज़ हैं, और आपके डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स हैं। ये हमारे पास क्या है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स है, UV रेज़ और डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स हमारे पास एक्सटर्नल है स्टिमुलाई, और बाकी हमारे पास इंटरनल है। इसके बाद हमारे पास है डेथ रिसेप्टर लाइगेंड जो है वो होता क्या है। लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि बाइंड करती हैं सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ, और क्या कराती हैं, एपोप्टोसिस करवा देती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास TNF अल्फ़ा एंड बीटा। TNF क्या है हमारे पास, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा एंड बीटा, एक ये एग्जांपल है। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, FAS लाइगेंड। FAS लाइगेंड जो होता है ना वो FAS रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। उसके बाद डेथ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, डेथ रिसेप्टर्स हमारे पास एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और इनके साथ आके जो है वो लाइगेंड बाइंड होता है, विच रिसीव्स द डेथ रिसेप्टर लाइगेंड इनके साथ बाइंड होगा। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास TNF1 आ जाता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1, और ट्रेल
ट्रेल से क्या बनता है कि हमारे पास TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूस लाइगेंड जो है वो बनता है। और इसकी एग्जांपल, ट्रेल की एग्जांपल जो है ना वो DR4 और DR5 है। DR4 क्या है? डेथ रिसेप्टर 4 एंड DR5 क्या है? डेथ रिसेप्टर 5। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एपोप्टोसिस में। वो कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई आते हैं ना, उनकी वजह से हमने देखा कि हमारे पास एपोप्टोसिस हो रही है। इंटरनल स्टिमुलाई में हमारे पास सेलुलर स्ट्रेस हो सकता है, DNA डैमेज हो सकता है। एक्सटर्नल में हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स की UV रेज हो सकती हैं। अच्छा, जब स्टिमुलाई आता है तो वो क्या करता है? वो एक्टिवेट करता है प्रोटीएसेस एंजाइम को। प्रोटीएसेस एंजाइम जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? कैस्पेजेस हैं। कैस्पेजेस आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीएसेस एंजाइम्स में। कैस्पेजेस क्या होते हैं? हमारे पास जो है वो सिस्टीनाइल डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएसेस। होता क्या है हमारे पास? नॉर्मली जो कैस्पेजेस होते हैं ना वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन उनको इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो किसने रखा हुआ होता है? उनको सप्रेस किसने किया हुआ होता है? वो हमारे पास एक इनहिबिटरी प्रोटीन है, दैट इज़ एपोप्टोटिक इनहिबिटरी फैक्टर AIF। इसने क्या किया होता है? इसको जो है वो सप्रेस किया हुआ होता है नॉर्मली कैस्पेजेस को, क्योंकि अगर कैस्पेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो एपोप्टोसिस जो है वो कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि जब सेल जो है वो रिसीव करता है, जब उसके पास एपोप्टोटिक सिग्नल आता है सेल के पास ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? साइटोक्रोम C रिलीज़ करता है और डायब्लो। अब डायब्लो क्या है? वो सेकेंड माइटोकॉन्ड्रियल ड्राइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेजेस है। डायब्लो क्या करता है कि AIF को इनहिबिट करता है। AIF क्या है हमारे पास? एपोप्टोटिक इनहिबिटरी फैक्टर। इसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। इसको इनहिबिट करेगा और AIF के साथ जब डायब्लो कंबाइन होगा ना, तो ये क्या करेगा? एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट करके क्या बना देगा? एपोप्टोसोम बना देगा। एपोप्टोसोम जो है वो क्या करेगा? वो जाके कैस्पेजेस को एक्टिव कर देगा। जब कैस्पेजेस एक्टिव हो जाएंगी तो क्या होगा? एपोप्टोसिस होगी हमारे पास। अगेन हमारे पास ये होता है कि जब जो है वो स्टिमुलाई आ जाता है, एपोप्टोटिक सिग्नल आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम C बनाता है और डायब्लो बनाता है। डायब्लो जो है वो इनहिबिट करता है AIF को, और AIF के साथ जो है वो डायब्लो मिलकर क्या करता है? एग्रीगेट बना देता है। उसको आप लोग एपोप्टोसोम कहते हैं। एपोप्टोसोम कैस्पेजेस को एक्टिव कर देता है और कैस्पेजेस इन रिटर्न क्या करती है? एपोप्टोसिस कॉज कराती है। अच्छा, अब एपोप्टोसिस जो है वो स्टार्ट हो गई है। एपोप्टोटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एक्टिवेटेड कैस्पेजेस जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं? वो डाइजेस्ट कर लेते हैं प्रोटीन्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की जो प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी? एक्टिन हो गई, मायोसिन हो गई, उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे और क्या कर देंगी? सेल को जो है वो श्रिंक कर देंगी और राउंड कर देंगी। उसके बाद क्या होगा कि वो जो श्रिंकेज होगा ना, मतलब उसके अंदर जो है वो सेल जो है वो उसकी जो नेबरिंग सेल्स होंगे उसके साथ उसकी जो है वो लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि जो क्रोमेटिन है सेल के अंदर वो जो है वो कंडेंस हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। DNA का क्लीवेज होगा, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाएगा न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स में। न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स में हम लोग उनको क्रोमेटिन बॉडीज़ कह रहे हैं। उसके बाद जो सेल जो ब्रेक होगा ना सेलुलर फ्रेगमेंट्स के अंदर, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होंगी, सेलुलर ऑर्गेनेलीज, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? वेजिकल कहेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहेंगे, विच आर देन एल्गर्फ बाय द फैगोसाइट्स होते हैं हमारे पास, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो इनको क्या कर लेंगे? एनगल्फ कर लेंगे इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को। उसके बाद ये है कि अगर एबनॉर्मल एपोप्टोसिस, मतलब एपोप्टोसिस जब ज़्यादा हो रही है, जब कम हो रही है, ज़्यादा हो रही होगी अगर, तो हम लोगों के पास इस्कीमिक रिलेटेड इंजरीज़ हो सकती हैं अगर जो है वो एपोप्टोसिस जो है वो ज़्यादा हो रही है। नंबर सेकंड पे डिजेनरेटिव डिजीज़ में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अल्जाइमर डिजीज़ की। उसका हमारे पास मेन जो कॉज होता है वो हमारे पास क्या आता है? सिम्टम हमारे पास डिमेंशिया, मेमोरी लॉस है। हेमोलिटिक एनीमिया भी जो है वो हमारे पास क्या है? एबनॉर्मल एपोप्टोसिस की एग्जांपल है, जब आपके पास एपोप्टोसिस जो है वो ज़्यादा हो रही होगी। अगर कम हो रही होगी हमारे पास तो क्या होगा? कैंसर। कैंसर जो है वो हम लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि नेक्रोसिस क्या है। नेक्रोसिस हमारे पास क्या होती है? अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। इसको हम लोग सेल मर्डर भी कह सकते हैं। हम कहते हैं कि इसमें जो है वो क्या होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इस्कीमिया, इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया, कोई भी रीज़न हो सकती है नेक्रोसिस, सेल की नेक्रोसिस की, सेल की मर्डर की, सेल डेथ की। हम कहते हैं कि नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ होती है और प्लस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रहे होते हैं।
इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट चेंजेस सेल डेथ इन लिविंग टिश्यूज़, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है सेल डेथ इन द लिविंग टिश्यूज़ के अंदर कॉज कर सकता है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो कि सेल डेथ कॉज कर सकते हैं लिविंग टिश्यूज़ के अंदर, वो नेक्रोसिस है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नंबर सेकंड पे हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास इंट्रासेलुलर जो है वो सम ऑफ इंट्रासेलुलर डीजेनरेटिव रिएक्शंस होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ सेल दैट अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसके बारे में हम बताते हैं कि डेथ ऑफ द फीचर्स जो है वो क्या है, डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉलोड बाय द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो है इसको कहते हैं, आप लोग इसकी जो है नेक्रोसिस की बहुत सारी टाइप्स हैं। अच्छा, होता ये है कि नेक्रोसिस जो होती है ना और एपोप्टोसिस, इसको देखा जाए तो जो नेक्रोसिस होती है वो जो है हमारे पास क्या है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है ना। जब सेल की डेथ होती है तो उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से उससे ऐसी जो है वो मटेरियल निकलता है ना जो कि सराउंडिंग सेल्स को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन एपोप्टोसिस जो होती है ना उसमें ऐसा नहीं होता। एपोप्टोसिस में जो है वो सराउंडिंग सेल्स जो है वो डैमेज नहीं होते, उसको आप लोग फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं। लेकिन नेक्रोसिस जो है उसको वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, उससे सराउंडिंग सेल्स इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है सराउंडिंग सेल्स के अंदर।